दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी रोहतक जिले की है। रोहतक जिले में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोग में मम्मी पापा और बेटा राजू और बेटी काजल। ये चारों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। पापा तो प्राइवेट जॉब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। ऐसे करके इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। काजल और राजू धीरे धीरे बड़े होते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं। काजल जो है भोलेनाथ को बहुत मानती थी। दिन रात भोलेनाथ भोलेनाथ किया करती थी। सोमवार का व्रत रखती, निर्जला व्रत रखती कभी कभी तो। और जब सोमवार होता तो वह जल और दूध जरूर चढ़ाती। और कोई शिवरात्रि होती तब भी वह पूरा दिन बिना खाए पिए व्रत रखती थी। बहुत मानती थी। अपने कमरे में उसने बहुत बड़ी भोलेनाथ की तस्वीर लगवाई थी। जब भी वह सुबह उठती सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम करती और फिर दूसरा काम शुरू करती। भोलेनाथ की तो वह जैसे वह दीवानी थी। अपने बैग में भी भोलेनाथ की तस्वीर रखती थी। हमेशा भोलेनाथ भोलेनाथ क्या करती थी, जब वह कॉलेज जाती तो वह भी तब भी प्रणाम करके जाती थी। कॉलेज से आने के बाद भी भोलेनाथ को प्रणाम करती। ऐसा लगता था जैसे वह भोलेनाथ के सिवा उसे और कुछ दिखता ही नहीं था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कॉलेज की खत्म हो जाती है। मम्मी पापा को लगता है कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। पहले तो वह मना करती है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं अब तुम्हें क्या जरूरत है पैरों पे खड़े हो, तुमने इतनी पढ़ाई कर ली है, आगे की पढ़ाई तुम बाद में करना। नौकरी करनी हो तो बाद में भी तो कर सकती हो, शादी के बाद भी कर सकती हो। ऐसे करके उसकी बेटी कहती है ठीक है मम्मी, देख लो रिश्ता, मैं कर लूंगी शादी। काजल का ये जवाब सुन के मम्मी पापा खुश हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं अब तो हमें लड़के की खोज कर देनी चाहिए और इसकी शादी कर देनी चाहिए। एक दिन क्या होता, पूरा परिवार लंच कर रहा होता है। इतने में दरवाजे में कोई नॉक करता है। राजू भाग के जाता है, कौन आया? देखा तो जो गांव के जो जमींदार थे जिसका फार्म हाउस था उसका नौकर दरवाजे पे खड़ा हुआ था। राजू पूछता तुम क्यों आए यहाँ पे, क्या काम है? वह कहता मुझे कुछ काम है, मुझे अंदर आने दो। फिर उसको अंदर आते हैं, बुलाते हैं और उसको बिठाते हैं। बिठाने के बाद वह कहता है कि हमारे जो जमींदार है उनके बेटे के लिए मैं रिश्ता लाया हूँ। वे चौंक जाते, इतने बड़ा जमींदार और फार्म हाउस का मालिक हमसे ये कह रहा है कि अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दो। उसके पापा कहते हैं जो ठीक है, मैं बाद में सोच के बताता हूँ। वह फिर चला जाता है। जमींदार के नौकर के जाने के बाद मम्मी पापा सोच में पड़ जाते हैं, इतने बड़े जमींदार और फार्म हाउस का मालिक के लड़का हमारी बेटी का काजल का हाथ मांगा है। फिर उसकी मम्मी कहती है कि हमारी बेटी में कमी क्या है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है और कितने सारे गुण हैं इसमें, इसीलिए शायद मांगा हो। क्योंकि कभी भी कॉलेज जाती आती जाती, कभी भी इसने इधर उधर कभी अपने दोस्तों के साथ भी नहीं गई, सिर्फ पढ़ाई में और भोलेनाथ की कृपा में ध्यान रखती थी और कुछ भी नहीं करती थी। इसलिए शायद उन्होंने हमारी बेटी का हाथ मांगा है। अगले दिन काजल के मम्मी पापा जमींदार के यहाँ पहुँचते हैं और जाके बोलते हैं हमें मंजूर है, तुमने हमारी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन हम तुम्हारे जितने रईस नहीं है, हमारे पे इतना पैसा नहीं है। हाँ, अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि हमारी इकलौती बेटी है, हमें मंजूर है। और ऐसे करके शादी की तैयारी शुरू हो जाती है दोनों घर में। शादी के लिए जब मंडप सजाया जाता है, उसके फेरे होने वाले होते हैं, तो इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आती है तो सब चौंक जाते हैं, ये सब क्या हुआ? काजल के मम्मी पापा पूछते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए हो? पुलिस वाले से जब सवाल जवाब करते हैं फिर ये कहते हैं ये तो हम तुम्हारे दामाद से पूछेंगे जिससे आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। वह कहते हैं क्या बात हुई? कहते हैं ये गलत काम से पैसा कमाता है, गलत काम करता है, इसने फार्म हाउस के नाम पे गलत धंधा शुरू किया हुआ है, डॉन है ये, लोगों की जमीन हथियाता है, दूसरे गाँव में जाकर उन्हें धमकी देता है, सारे पैसे ये गलत काम से कमाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ये जो इनकी शान शौकत है ना, ये लोगों की आह से बनाई हुई है। सारे पैसे ये लोगों की जमींदारी से उनसे पैसा ऐंठ के उनको धमका के दूसरे गांव में जाके उनको धमका के उनसे गलत तरीके से पैसे कमाता है। और ये सोच के उसके पापा मम्मी घबरा जाते हैं कि ये सब क्या हुआ, आज तो हमारी बेटी की शादी है और इसको पुलिस पकड़ने आ गई। पुलिस से काफ़ी सवाल जवाब करने के बाद पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, जमींदार के बेटे को। उसकी बेटी मंडप पे बैठी सिर्फ आंसू बहाए जा रही थी और देख रही थी मेरे संग ये क्या हो रहा है, और भोलेनाथ भोलेनाथ का जप किए जा रही थी। और भोलेनाथ को कहती भोलेनाथ ये मेरे संग आपने क्या किया, मैं कितना मानती थी, शिवरात्रि का व्रत रखती थी, सोमवार को भी मैं तुम्हारे मंदिर जाती थी, दूध जल चढ़ाती थी, क्या यही बदला देना था? मैं तो कितना विश्वास करती थी, मैं आपको कितना मानती थी और मेरे संग क्या हुआ ये सब सोचते सोचते काजल फूट फूट कर रोने लगी और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। वह सोचती अब मेरी ज़िंदगी में क्या रहा, मेरे से शादी और कौन करेगा? ऐसे करके वहाँ के लोग भी आपस में चर्चा करने लगे कि कौन करेगा इससे शादी, इसकी तो शादी हुई नहीं, बारात लौट गई, अब कौन इसका हाथ पकड़ेगा? ऐसा करके बहुत से लोग चर्चा करने लगे।
इतने में एक आदमी आके आगे हाथ बढ़ाता है कि तुम ये कह रहे हो कि इससे शादी कौन करेगा। तुम लोग ये नहीं सोच रहे कि इसकी ज़िंदगी बच गई है। यदि इसकी शादी हो जाती तो इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। यदि शादी के बाद इसको पुलिस पकड़ के ले जाती तो इस बेटी का क्या होता। तो भोलेनाथ ने तो उसको बचा ही लिया ना, चाहे अंत में बचाया, मंडप में बचाया, लेकिन बचाया तो सही। तो वह आदमी बढ़कर ये सारी बातें बोलता, सबको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम सब गलत बोल रहे हैं, कि कौन थामेगा इसका हाथ। उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, बेटी की कोई गलती नहीं है, बल्कि बेटी तो उसके घर जाने से बच गई है। उसके साथ यदि शादी हो जाती तो वह तो रो रो के मर जाती। जिस दिन वह देखती उसको पुलिस पकड़ के ले गए। अच्छा हुआ सब सही सोच रहे कि इस पर भोले की कृपा है। ये सारी बातें उसके मम्मी पापा सुन रहे थे कि ये लोग आपस में क्या बात करें, लेकिन कुछ जवाब नहीं देते, क्योंकि वो जवाब देने लायक ही नहीं थे। वह फिर अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं, बेटी तू बच गई है, तेरी शादी नहीं हुई, अच्छा हुआ उससे, तेरे ऊपर भोले की कृपा है, तूने सारी जिंदगी भोले को माना है ना, इसलिए तू आज बच गई है। ये मत सोच कि भोले ने तेरे लिए क्या किया, तेरे लिए भोले ने बहुत कुछ किया, इसलिए तू आज सही सलामत है। ये वरना भोले की कृपा ना होती तो उनके घर चली जाती, उससे शादी हो जाती, फिर शादी के बाद ये सब होता तो तेरा क्या होता। काजल मम्मी पापा की बातें सुन रही थी, लेकिन सुनने के बाद उसे भी ऐसा लगा शायद मेरी जिंदगी सच में बच गई है, भोले की कृपा है जो मैं आज सही सलामत हूँ। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, जब कभी किसी लड़की की बारात लौट जाती है तो लड़की को भी दोषी ठहराते हैं कि इससे कौन शादी करेगा, अब क्या होगा इसका, क्या लड़की की वजह से बारात वापस गई है। ये कोई भी नहीं कहता कि लड़का ही गलत था इसलिए बारात लौट गई है। ये कोई क्यों नहीं कहता, क्यों लड़की को ही दोषी ठहराते हैं। कितनी गलत बात है। एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि लड़की की बारात लौट गई, अच्छा हुआ हमारी बेटी बच गई, हमारी अपनी बेटी के साथ भी तो ऐसा हो सकता था। कभी भी कोई ये नहीं सोचता। ये बातें तो किसी भी की बेटी के साथ हो सकती है, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे तुम्हारी हो, चाहे पड़ोस की हो, चाहे इधर की हो, चाहे उधर की, बेटी तो बेटी होती है। किसी के भी साथ भी ऐसा हो, यदि बारात लौट जाए तो बेटी को क्यों दोष देते हैं। बारात लौट गई, क्या काजल की गलती थी, क्या काजल में कोई खराबी थी इसलिए बारात लौटी, ये क्यों कोई नहीं सोचता। उस पर तो भोले की कृपा थी इसलिए वह बच गई। दोस्तों, कितनी कृपा थी उस पर भोले की, इसलिए वह बच गई। शादी तो होने ही वाली थी, सिर्फ फेरे बाकी रह गए थे। फेरे यदि हो जाते तो कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बार यदि शादी का दाग लग जाए तो उसे कोई फिर नहीं पूछता, फिर अच्छी शादी होती ही नहीं है। क्योंकि कुंवारी लड़की होती है तो बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं। एक बार छोड़ी हुई के साथ या तलाकशुदा के साथ कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाता, कोई अच्छा रिश्ता मिलता ही नहीं है। अब तो काजल को भी समझ में आ गया था कि मेरी ज़िंदगी बच गई, मेरे ऊपर भोले की कृपा है। उसको भी समझ में आ गया मैंने पूरी ज़िंदगी भोले की पूजा की है, शायद इसलिए मैं बच गई। यदि शादी हो जाती तो मेरा क्या होता। माँ बाप भी बहुत खुश थे और सब लोग खुश थे कि हमारी बेटी बच गई है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी लड़की को कभी दोष ना दें, क्योंकि लड़की की कोई गलती नहीं होती बारात लौटने में। बारात कई बार लौटते हुए देखिए, कभी दान दहेज की वजह से, कभी कुछ वजह से, और कभी कोई लड़का गलत निकल जाता है इसलिए वापस चली जाती है बारात। लेकिन लड़की को क्यों दोष देते हैं। लड़की को कभी दोष नहीं देना चाहिए, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके तो अरमानों पे पानी फिर जाता है। एक बार दुल्हन बनने के बाद जब पता चलता है मेरी शादी नहीं होगी, उसके दिल से पूछो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये कोई नहीं सोचता। बाकी ऊपर से ताने देते हैं बहू को कि इसकी कौन शादी करेगा, इससे कौन शादी करेगा, सारा दोष लड़की पे थोप देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करे, कोई भी ना करे। कि सबके घर में बेटी है, ये नहीं कि एक ही के घर में बेटी होती है, हर किसी के घर में बेटी होती है, हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, कभी भी लड़की को दोष ना दें। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, मिलती है अगले वीडियो में। लेकिन एक बात आपको बताना चाहती हूँ, यदि कोई ऊपर वाले पे विश्वास रखता है, उस पे आस्था रखता है, तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है, उसकी मदद जरूर होती है। इसलिए ऊपर वाले पे आस्था रखिए। बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बस मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। जय भोलेनाथ।